ओके, सो हियर वी आर। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन द सीडीज, डीवीडीज एंड द ब्लूरेज। हमने उसके बारे में डिस्कस कर लिया चीज़ों के बारे में। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द टर्शियरी स्टोरेज। टर्शियरी स्टोरेज आपके पास क्या चीज़ होती है? नाउ लेट्स चेक विद दैट। ठीक है। अच्छा, अब देखो, जब भी हम टर्शियरी स्टोरेज की बात करते हैं, अभी तक हमने बात की प्राइमरी के बारे में और हमने बात की सेकेंडरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी को हमने ये बात कर ली कि भाई प्राइमरी मेमोरी आपका वो मेमोरी है जिसके बगैर आपका सिस्टम का पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो ऑपरेट कर सके। वेयर सेकेंडरी के बगैर सिस्टम ऑपरेट कर सकता है, बट एफिशिएंसी का फर्क पड़ेगा। जब मैं बात करता हूँ टर्शरी की, तो टर्शरी इज समथिंग दैट इफ यू आर गोइंग टू स्टोर एनी सॉर्ट ऑफ द थिंग ऑन अ क्लाउड, अगर आप क्लाउड के ऊपर किसी चीज को स्टोर कर रहे हो, यानी कि ऑनलाइन किसी चीज को स्टोर कर रहे हो यूटिलाइजिंग द इंटरनेट फैसिलिटी, यानी हम ये बात बोलते हैं कि जब मैं क्लाउड के ऊपर किसी डेटा को सर सेव कर रहा हूँ, तो दैट थिंग डजेंट एक्सिस्ट फिजिकली फॉर मी। फिजिकली मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करती। सही है, एग्रीड। मेरे लिए सर वर्चुअली एग्जिस्ट करती। ठीक है। यानी मुझे ये बात पता चला कि भाई टर्शरी स्टोरेज ये कि अगर मैं कोई चीज वर्चुअली अपने पास स्टोर कर लूँ, सिक्योर कर लूँ, दैट इज समथिंग क्लाउड स्टोरेज। मेरा सवाल आप लोगों से ये है, माद और मुनीत से, कि बेटा मुझे ये बताओ कि अगर मेरे पास वो चीज मैं वर्चुअली स्टोर कर रहा हूँ या वर्चुअली सेव कर रहा हूँ या वर्चुअली उसको बाद में इस्तेमाल करने के लिए रख रहा हूँ, तो क्या वो चीज वाकई वर्चुअली सेव हुई है, यानी उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, या फिर उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है लेकिन हाँ मेरे लिए वो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है? जी। हाँ सर, उसकी फिजिकल एक्सिस्टेंस तो नहीं होगी, वो वर्चुअल स्टोर होगी। सही है, ठीक है। माजनी और वाली सर फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं होगी लेकिन वर्चुअली स्टोर होगी। ठीक है, व्हाट अबाउट यू मुनीब? क्या तुम मास की बात से एग्री करते हो या यू वुड लाइक टू डिफर फ्रॉम इट? सॉरी। तो वर्चुअल एग्जिस्टेंस ही होगी। देखो, ये चीज हमारे लिए वर्चुअली होगी, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द क्लाउड, तो क्लाउड आपका बेसिकली डाटा स्टोर हो रहा है सर्वर्स के ऊपर। ठीक है। अब सर्वर्स के ऊपर स्टोर हो रहा है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ बैकअप बन रहे हैं, तो वो चीज फिजिकली एग्जिस्ट करती है। फिजिकली आपके पास एग्जिस्ट करती है। यानी फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ आपके पास गूगल ड्राइव की, तो गूगल ड्राइव के अंदर डाटा स्टोर हो रहा है भाई, वो गूगल हेडक्वार्टर्स के अंदर उनके सर्वर्स के ऊपर जाके स्टोर हो रहा है। तो आपने तो वो चीज वर्चुअली स्टोर कर दी, लेकिन बेसिकली वो चीज किस तरह स्टोर हो रही है? आपके पास फिजिकली स्टोर हो रही है। कैसे स्टोर हो रही है आपके पास? फिजिकली स्टोर हो रही है। तो क्लाउड स्टोरेज इज समथिंग दैट इज फिजिकली फॉर द सर्विस प्रोवाइडर एंड फॉर यू गाइस इट इज वर्चुअली। ठीक है। तो हम टर्शरी की जब भी बात करते हैं, तो टर्शरी का मतलब होता है आपने ऑनलाइन, यानी कि आपने वर्चुअली कोई भी डाटा या कोई भी चीज आपने स्टोर कर दी है, दैट इज नोन एज अ टर्शरी स्टोरेज। अब टर्शरी स्टोरेज में हमने क्लाउड स्टोरेज की बात की। क्या बात करते हैं हम? इज अ टाइप ऑफ द स्टोरेज वेयर डाटा इज स्टोर्ड ऑन अ रिमोट सर्वर। रिमोट सर्वर का मतलब होता है दैट द थिंग कैन दैट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। कहीं से भी अगर मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ, तो ये मेरे पास कहलाता है रिमोट सर्वर कहला रहा हूँ। अब मैं टाइप्स ऑफ द क्लाउड के ऊपर आता हूँ। तो देखो, याद रखो, मेरे पास तीन टाइप के क्लाउड, थ्री डिफरेंट टाइप्स के क्लाउड होते हैं हमारे पास। एक हमारे पास पब्लिक क्लाउड है, प्राइवेट क्लाउड है, हाइब्रिड क्लाउड। पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड के अंदर फर्क है। जब मैं पब्लिक क्लाउड की बात कर रहा हूं, सो फॉर द पब्लिक क्लाउड, द the person who is getting the service and the person who is providing the service, both of them are considered as two different entities, two different companies। यानी क्या मतलब हुआ आपके पास? अगर मैं बात करता हूं YouTube के क्लाउड की मेरा बेटा, तो YouTube के क्लाउड के ऊपर आप एक डिफरेंट एंटिटी हैं, यानी कि मास, और मुनीब एक डिफरेंट एंटिटी है, और YouTube एक डिफरेंट एंटिटी है। अब आप जाके इसके ऊपर कोई भी डाटा, कोई भी चीज आप एक्सेस कर सकते हो, डेट इज ओपन फॉर ऑल। यानी कि ये पब्लिक क्लाउड हो गया। डेट मीन्स ये क्लाइंट और होस्ट आपके पास क्या है? दो डिफरेंट कंपनीज या दो डिफरेंट एंटिटीज हैं। जबकि मैं प्राइवेट की अगर बात करता हूं, तो प्राइवेट क्लाउड इज समथिंग जिसके अंदर होस्ट एंड द क्लाइंट आर कंसिडर्ड एज सिंगल एंटिटी, सिंगल कंपनी। क्या मतलब हुआ? भाई प्राइवेट क्लाउड आपके वो क्लाउड है जिसके अंदर डाटा वही बंदा एक्सेस कर सकता है जिसके पास उस चीज का एक्सेस है, जिसके पास अथॉरिटी है। तो जिसके पास एक्सेस है, जिसके पास अथॉरिटी है, अगर वही एक्सेस कर सकता है, दैट मीन्स कि वो और जो सर्विस प्रोवाइड करा वो दोनों बंदे एक हो गए। भाई जब मैंने सर्विस दे दी, मैंने फॉर एग्जाम्पल दो बच्चे बैठे हुए हैं, मेरे पास मास बैठा हुआ है, मेरे पास मुनीब बैठा हुआ है, ठीक है, और मेरे पास चलो अब्दुल्ला और मनाल भी बैठे हैं, मेरे पास चारों बच्चे बैठे हैं। अब इन चारों बच्चों के अंदर मैंने भाई मास को सिर्फ और सिर्फ क्या किया? एक्सेस दिया, और बाकी तीन बच्चों को नहीं दिया। तो मास मेरे पास क्या हो गया? मास
और मैं इत्तेफाकन, मेरा नाम भी माज है, इस बच्चे का नाम भी माज है, तो हम दोनों जो कि माज स्क्वायर हो गए। तो भाई माज स्क्वायर आपके पास एक कंपनी बन गए, जबकि मुनीब, मनाल एंड अब्दुल्ला आपके पास एक डिफरेंट कंपनी बन गए। क्या हो गए? एक, ये तीन बच्चे एक डिफरेंट कंपनी हो गए, और हम दोनों एक डिफरेंट कंपनी हो गए। तो दैट इज समथिंग दैट इज अ प्राइवेट क्लाउड। अब इसकी नॉर्मल लाइफ में एग्जांपल ले लेते हैं। मैं नॉर्मल लाइफ में एग्जांपल क्या है आपके पास, आप कोई चीज ड्राइव के ऊपर सेव करते हो, फॉर एग्जांपल भाई आपके, मेरे पास एक गूगल ड्राइव है, ठीक है। अब उस गूगल ड्राइव के ऊपर क्या हुआ, अभी मार्क्स ने क्लास को एंटर करा, उसने बोला सर मुझे वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स की जरा लिंक तो दे दें जो आपने पहले की क्लासेस ली हुई हैं, ताकि मैं कवर अप कर लूँ। मैंने कहा ओके फेयर एनफ। ड्राइव का लिंक आपके पास कैसे आया, जो कि मेरे ख्याल में अभी नहीं आया, पता नहीं आया ही नहीं आया, नहीं आया हो अभी। तो गूगल ड्राइव का लिंक आपके पास किस तरह से आएगा, भाई मैंने आपसे बोला आप अपना ईमेल एड्रेस मेंशन कर दो, आपने अपना ईमेल एड्रेस मेंशन कर दो। अब इस ईमेल एड्रेस को, जो ईमेल एड्रेस आपने मेंशन किया xyz@gmail.com, आपने फॉर एग्जांपल ईमेल एड्रेस दे दिया। अब इस ईमेल एड्रेस को क्या हुआ आपके पास, जब परमिशन मिल गई, तो सिर्फ और सिर्फ इसी ईमेल एड्रेस को मिली है परमिशन, किसी और ईमेल एड्रेस को नहीं मिली, किसी और यूजर को नहीं परमिशन मिली। तो दैट इज द थिंग, ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास प्राइवेट क्लाउड बन गया। क्या बन गया आपके पास, ये प्राइवेट क्लाउड बन गया। पब्लिक क्लाउड क्या है, जैसे यूट्यूब के ऊपर है भाई, कोई भी एक्सेस कर सकता है। जबकि हाइब्रिड आपके पास क्या है, हाइब्रिड इज समथिंग जिसके अंदर आपके पास दोनों के फीचर्स होते हैं, यानी कि वो सिक्योर्ड भी है, उसके लिए आपको एक्सेस राइट्स भी चाहिए, एंड वंस यू हैव द एक्सेस राइट्स, तो फिर आप उसको शेयर करके और बाकी लोग भी उसको अवेल कर सकते हैं। यानी अब मैंने एक और ड्राइव बनाई गूगल की, जिसमें मैंने क्या रखा, मैंने बोला भाई अगर किसी बच्चे के पास ड्राइव है मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स का, तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स उसके लिए वो एक्सेसिबल है, या वो उसके लिए अवेलेबल कर दें। अब मेरी राइट्स देने की जरूरत नहीं है। सिक्योर कैसे हुआ, कि कोई भी उसको जब तक एक्सेस नहीं कर सकता जब तक उसका वो लिंक नहीं है। पब्लिक कैसे हुआ, वंस यू आर हैविंग द लिंक यू डू नॉट रिक्वायर माय परमिशन, आप विदाउट परमिशन उसको क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो दैट इज नोन एज द हाइब्रिड क्लाउड दैट कंटेन्स द फीचर फॉर बोथ पब्लिक एंड द प्राइवेट क्लाउड। इज दैट क्लियर? यहाँ तक की बात समझ में आ गई? इसमें कोई मसला यहाँ तक? नहीं सर, क्लियर है। नहीं सर, क्लियर। है ना। अब हम आते हैं प्रोज एंड कॉन्स या बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ द क्लाउड। यानी ड्रॉबैक्स आपके पास क्या हैं, बेनिफिट्स आपके पास क्या हैं क्लाउड के। तो जब मैं मेरा बेटा क्लाउड की बात करता हूं, तो क्लाउड आपके पास किस तरह से काम करता है, सिंपल देखो, जब भी क्लाउड की बात हो रही है बेनिफिट, नॉर्मली चलो मैं इसको हटा देता हूँ, वैसे बताओ जब आपके पास कोई चीज ड्राइव के ऊपर रखी हुई है, तो ड्राइव के ऊपर आपके पास आपको क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या क्या आपको डिसएडवांटेज होते हैं। व्हाट डू यू गाइस थिंक, क्या आपको सर, सर मुझे ये एडवांटेज हो रहा है और मुझे ये डिसएडवांटेज हो रहा है। यस गो अहेड। सर एडवांटेजेस ये होंगे कि हैक नहीं होगा, आपका डेटा आपके पास ही रहेगा। हैक नहीं होगा, ये एडवांटेज है, चलो सही है, ठीक है, ओके नेक्स्ट। सर एक ये एडवांटेज होगा कि आप कहीं भी बैठ के कभी भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं। सही है, फेयर एनफ। सर आपने बोला आपके पास सर ये एडवांटेज होगा कि आप कहीं से ही बैठ के दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए, आपको सिंपल क्या चीज चाहिए, एक इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है, एंड वंस यू आर हैविंग द इंटरनेट, तो आपको आईडी पासवर्ड चाहिए और आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के उस डाटा को आप एक्सेस कर सकते हैं। फेयर एनफ। और कोई ड्रॉबैक बता दो मुझे इसका। सर ये हैक हो सकता है आपका डेटा, और बिल्कुल सही है। लूज भी हो सकता है मुनीब आपका ने अब एक बात डेटा। की जो कि माज ने भी की थी। माज ने ये बात बोली थी, आपका डाटा आपके पास रहेगा, मेरा डाटा मेरे पास नहीं है। ये बात समझ लो, क्लाउड के अंदर मेरा डाटा मेरे पास नहीं है, मैंने अपना डाटा किसी और को दिया हुआ है कि भाई इसको बाहिफाजत तरीके से रखिएगा, कीप इट सिक्योर। अब दैट इज समथिंग दैट इज प्रोन टू हैकिंग एज वेल, वो आपके पास क्या होता है, वो हैक हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप ड्राइव के ऊपर कोई डाटा रखो, तो ड्राइव के ऊपर जो आप डाटा रख रहे हो उसका बैकअप लाजमी रखना। जस्ट इन जस्ट फॉर अ फैक्ट कि अगर आपके पास क्या हो, कि आपके पास सर्वर हैक हो गया या सर्वर आपके पास करप्ट हो गया, सारा डाटा उसमें से करप्ट हो गया, तो आपका वो डाटा जो कि आपके पास क्या है, जो कि आपके पास, सॉरी, जो आपका पर्सनल डाटा है, उसकी कॉपी आपके पास अगर होगी, तो आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर आपका एक्चुअल डाटा हैक भी हो गया तब भी आपके पास कॉपी अवेलेबल होगी। तो अब यही बात इन्होंने यहाँ पे भी की हुई है बेनिफिट्स के अंदर। पहली बात वो बोलते हैं डाटा कैन बी एक्यूज फ्रॉम एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड, नो नीड फॉर एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। तो दो पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पे बताए हुए हैं। पहला इन्होंने बोला भाई डाटा आपके पास कहीं से भी कैरी आउट हो सकता है, और दूसरा आपको एक्सटर्नल डिवाइस या एक्सटर्नल स्टोरेज की जरूरत नहीं है,
आपके पास सिंपली इंटरनेट होना चाहिए, आप किसी भी डिवाइस से उसको एक्सेस कर सकते हैं। जबकि डिसएडवांटेज में वही बात बोलते हैं कि भाई अगर आपका स्पीड स्लो है, आपका नेटवर्क डाउन है, तो यस दैट मे टेक टाइम टू कैप्चर योर डाटा, टू गेट योर डाटा, तो आपके पास में टाइम लग सकता है। कॉस्टली फॉर यूटिलाइजिंग लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, आपके पास देखो हमेशा याद रखो, हम ये बात बोलते हैं कि जब भी हम क्लाउड स्टोरेज की बात करते हैं तो क्लाउड डाटा जो होते हैं आपके पास, या क्लाउड स्टोरेज जो होती है आपके पास, वो तकरीबन फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। भाई क्यों? क्योंकि सर 15 GB तो आपके पास नॉर्मली गूगल जो है वो फ्री देता है, उसके बाद 100 GB वो दे देता है, मेरे ख्याल में कोई 400 या फिर 500 PKR पर मंथ के ऊपर दे रहा होता है। ठीक है सर, तो 500 या 400 PKR पर मंथ के ऊपर दे रहा था, डेट इज नॉट बैड फॉर मी। मेरा सारा डाटा जो है वो कहीं से भी एक्सेसिबल हो रहा है, मुझे कोई एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस लेके घूमने की जरूरत नहीं पड़ रही, ना कोई यूएसबी, ना कोई चिप, कुछ भी लेके घूमना नहीं पड़ रहा। तो डेट इज द रीजन कि वो 400 या 500 आपके लिए इतनी लो कॉस्ट हो जाती है कि आप बोलते हैं हाँ ठीक है यार, कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं इसके साथ ही काम चला लेता हूँ। तो आपके पास इसलिए वो आपके पास क्या होता है कि हम बोलते हैं भाई आपके पास जो है वो इतना ज्यादा कॉस्टली नहीं है, लेकिन जिस सेंस में ये बोल रहे हैं कि कॉस्टली फॉर यूटिलाइजिंग लार्ज स्टोरेज कैपेसिटीज, ये बात करें बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की, अगर वो ऑर्गेनाइजेशंस आपके पास इस तरह से करती हैं, तो फिर आपके पास डाटा क्या हो जाता है, आपके पास डाटा आपके पास जो है वो कॉस्टली हो जाता है, क्लाउड स्टोरेज आपके पास कॉस्टली हो जाती है। साथ में इन्होंने बोला भाई रिमोट बैकअप ऑफ डाटा इज अवेलेबल, ये बात हम लोग भी कर चुके हैं। दूसरी बात वो क्या बोलते हैं, ऑफर्स ऑलमोस्ट अनलिमिटेड स्टोरेज, तकरीबन तकरीबन आपके पास अनलिमिटेड स्टोरेज वाली बात अभी हमने डिस्कस कर ली। साथ में क्या है, पोटेंशियल फेलियर ऑफ द क्लाउड स्टोरेज ऑलवेज पॉसिबल, पोटेंशियल फेलियर ऑफ द क्लाउड स्टोरेज इज ऑलवेज पॉसिबल वाली बात आ जाती है कि आपके पास हमेशा इसके ऊपर हैकिंग हो सकती है, सो यू नीड टू कीप द डाटा सिक्योर। ठीक है जी, क्या यहाँ तक की बात क्लियर है दोनों बच्चों को? जी सर। जी सर, क्लियर। ओके ओके, सो नाउ मैं कमिंग टुवर्ड्स द वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी आपके पास क्या है? अच्छा एक चीज याद रखिएगा, जब हम लोग हार्डवेयर का टॉपिक कर रहे हैं, तो हमारे पास हार्डवेयर के टॉपिक के अंदर ओ लेवल्स के अंदर नॉर्मली 3 फेजेस होते थे। कौन से वो 3 फेज होते थे? पहला फेज होता था आपके मेमोरी के हवाले से, जो अभी हम डिस्कस कर भी रहे थे। दूसरा फेज होता था आर्किटेक्चर के हवाले से, और तीसरा फेज आपके पास आ जाता था आईओ डिवाइसेस के हवाले से। अब जब हम यहाँ पे हार्डवेयर की बात करते हैं, यानी कि ए लेवल्स में जब हम हार्डवेयर की बात करते हैं, तो हमारे पास पहला फेज आ जाता है इसके अंदर मेमोरी, दूसरा फेज इसके अंदर आ जाता है आईओ डिवाइसेस, एंड तीसरा फेज इसके अंदर आ जाता है आपके पास बुलियन लॉजिक्स, या जिसको आप लॉजिक गेट्स बोलते हो। ठीक है, बुलियन लॉजिक्स या फिर लॉजिक गेट्स। अब अभी जो हम लोग कर चुके हैं वो हम लोग लॉजिक गेट्स के टॉपिक्स कर चुके हैं, हम लोग मेमोरी कर चुके हैं इसके अंदर। अब आर्किटेक्चर में यहाँ पे साथ साथ करवा दूंगा, उसकी वजह देखो, इसकी वजह ये होती है कि आप लोग नॉर्मली जब आर्किटेक्चर का फेस करते हुए आ रहे होते हो, तो आप लोगों को जहन में ये बात होती है सर आर्किटेक्चर वाला फेस हमने नॉर्मली हार्डवेयर के टॉपिक में ही पढ़ा हुआ है, तो हमारा माइंड उसके साथ से जो है वो ट्रेन हुआ हुआ है, तो आप हमें यहाँ पे वो चीज़ भी करवा दें। और मुझे भी उसमें कंपैरेटिवली आसानी ये होती है कि जब मैं मेमोरी के टॉपिक के अंदर ही चल रहा होता हूँ, तो वहां पे वर्चुअल मेमोरी को डिस्कस करना, वहां पे आपका फेचडी कोड एग्जीक्यूट साइकिल को डिस्कस करना मेरे लिए कंपैरेटिवली इसलिए आसान हो जाता है कि बच्चे का जहन उस चीज के ऊपर आया हुआ था कि अभी मैंने रजिस्टर्स पढ़े, तो इससे लिंक मेरे पास तमाम टॉपिक्स तमाम चीजें हो जाएं। ऑल्दो एएस लेवल के अंदर ये प्रोसेसर फंडामेंटल्स यानी कि चैप्टर नंबर 4 का पार्ट हो जाता है, लेकिन मैं इसको हार्डवेयर में पढ़ा देता हूं ताकि कंपैरेटिवली आपके लिए भी आसानी हो और मेरे लिए भी वो चीज मुझे दोबारा से रिवाइज ना करवानी पड़े। ठीक है जी, अब जब मैं वर्चुअल मेमोरी की बात कर रहा हूं, तो वर्चुअल मेमोरी मेरे पास क्या होती है? देखो याद रखना, वर्चुअल मेमोरी की अगर मैं एक डायग्राम दिखाऊं आप लोगों को, तो वर्चुअल मेमोरी बेसिकली मेरे पास देखो, जब भी हम मेमोरी की बात करते हैं, तो मेमोरी के अंदर जो सिस्टम मेमोरी की बात करता है, सिस्टम मेमोरी के अंदर टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करता है मेमोरी के लिए प्राइमरी मेमोरी की। अब प्राइमरी मेमोरी के अंदर आपके पास हो क्या रहा है? हमने बात करी भाई वर्चुअल मेमोरी। अब वर्चुअल मेमोरी होती क्या है और वो क्यों, उसका कॉन्सेप्ट क्या आता है? भाई देखो, वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट आपका इसलिए आता है, वो बोलते हैं फॉर एन एग्जाम्पल सपोज कर लेंगे आपके पास एक अदद रैम है, उस रैम के अंदर आपके पास 4 स्लॉट्स अवेलेबल है, जिसके अंदर डाटा प्रोसेस हो सकता है या जिसके अंदर डाटा कैरी आउट हो सकता है, वो डाटा जो कि करंटली जिसने प्रोसेस होना है। ठीक है सर, समझ में आ गई बात? अब सर हार्ड ड्राइव भी तो है, सिस्टम के लिए हार्ड ड्राइव कंसिडरेबल नहीं है, सिस्टम डज नॉट कंसीडर अ हार्ड ड्राइव एज अ प्राइमरी कैपेसिटी, तो फिजिकल मेमोरी भी नहीं होती वो उसके लिए।
सिस्टम के लिए फिजिकल मेमोरी कौन है भाई? रैम है, रोम है, रजिस्टर है, कैशे है, ये चार चीजें उसके फिजिकल मेमोरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके लिए कोई भी चीज फिजिकल मेमोरी के अंदर नहीं आ रही है, कोई भी चीज फिजिकल मेमोरी के अंदर नहीं आ रही होती। अच्छा जी, तो अब क्या हुआ, मेरे पास एक डाटा आया जो स्ट्रीम हो सकता है आपके पास मिनिमम 5 5 स्लॉट्स के ऊपर। कितने स्लॉट्स के ऊपर हो रहा है आपके पास? 5 स्लॉट्स के ऊपर आपके पास प्रोसेस हो रहा है। अब जब ये डाटा 5 स्लॉट्स के ऊपर प्रोसेस हो रहा है, मेरी रैम के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ 4 स्लॉट्स अवेलेबल हैं, 5 स्लॉट्स तो अवेलेबल ही नहीं है। तो देखो नॉर्मली क्या होता है, जब आप लोग कहीं पे जाते हो और आप फॉर एग्जाम्पल एक डेंटिस्ट के पास गए, तो भाई डेंटिस्ट के बाद आपने बोला कि आपके पास एक बड़ा बड़ा क्लिनिक है जिसके अंदर आपके पास 4 डॉक्टर्स अवेलेबल। आपने बोला भाई हम लोग 5 लोग आए और पांचों के दांत में तकलीफ है, तो उसने बोला भाई अच्छा आप फर्स्ट वाले पे बैठ जाए, आप सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, आप लोग इस तरह से बैठ। जो पांचवा वाला है वो बोलेगा यार मैं तो वेट नहीं कर रहा, क्योंकि कोई वेटिंग एरिया नहीं है, कोई वेटिंग एरिया अवेलेबल नहीं है, तो मैं तो वेट नहीं कर रहा क्योंकि कोई वेटिंग एरिया नहीं है। तो उसकी वजह से हो सकता है कि पूरा का पूरा 5 स्लॉट वापस चले, यानी जो 5 आपके इंडिविजुअल आते हैं वो 5 के 5 पूरा का पूरा ग्रुप चला है। अब ये देख के डेंटल क्लिनिक वालों ने क्या करा, उन्होंने बोला भाई डेंटल क्लिनिक वालों ने ये करा कि उन्होंने एक वेटिंग एरिया बना दिया। जिस वेटिंग एरिया को उन्होंने क्या बोला? HDD बोल दी। यानी आप हार्ड डिस्क ड्राइव जरूरी नहीं है, ये आपके पास SSD भी हो सकता है, यानी कि उन्होंने हार्ड ड्राइव लगा दी। इन शॉर्ट किसी भी तरह की उन्होंने हार्ड ड्राइव लगा दी। अब क्या हुआ, जब दोबारा से डाटा आया तो 1 2 3 4 यहाँ पे हो गया, जो फिफ्थ डाटा था उसको वेट करने के लिए उन्होंने क्या बना दिया, आपका एक वेटिंग एरिया बना दिया। जब उन्होंने एक वेटिंग एरिया बना दिया उसके अंदर एक अच्छा सा उन्होंने स्क्रीन लगा दिया, आपके पास अच्छा सा पौधा रख दिया है यहाँ पे, अच्छा सा आपके पास जो है वो हो सकता है उन्होंने एक गेमिंग एरिना भी यहाँ पे बना दिया, अच्छे वाले तो होते हैं वैसे। खैर, तो यहाँ पे ये चीज उन्होंने फैसिलिटेट कर दी। उसने बोला भाई सही है, ठीक है, मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ, मसले की बात नहीं। अब जैसे ही आपके पास स्लॉट अवेलेबल होगा वैसे ही उस स्लॉट के ऊपर जाके ये बैठ जाएगा। नॉर्मली इसी तरह होता है, जब आप हेयर डिजाइनर्स के पास जाते हैं तब भी ये काम आपके पास हो रहा होता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है वर्चुअल मेमोरी का, जिसके अंदर आपका स्वैपिंग होती है किस चीज की, बिटवीन the swapping of the data between a RAM and a hard disk drive। तो हार्ड डिस्क ड्राइव और फिजिकल मेमोरी जो कि रैम है, अगर उसके दरमियान में डाटा की स्वैपिंग हो रही है तो दैट इज नोन एज अ वर्चुअल मेमोरी। जैसे जैसे ही आपके पास प्रोसेस होता जाएगा वैसे वैसे आपके पास स्लॉट पीछे से अवेलेबल होते जाएंगे। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट आपके पास वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट कहला रहा होता है। कौन सा कॉन्सेप्ट कहला रहा होता है आपके पास? वर्चुअल मेमोरी का। इज दैट क्लियर? इज दैट अंडरस्टूड? जी सर। ठीक है, जी सर। इसको प्लीज ड्रॉ कर लीजिए और ड्रॉ कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट नहीं लीजिएगा। प्लीज ड्रॉ दिस थिंग, इसको ड्रॉ कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट नहीं लीजिएगा। जल्दी से ड्रॉ कर लो, 2 मिनट दे रहा हूं। Please give me a thumbs up as you have guys have done so that we can move ahead. Done? जी सर। दोनों बच्चों ने कर लिया? अच्छा भाई देखो, अब हम आगे चलते हैं इसके अंदर। ओके, रिकॉर्डिंग हो रही है। अब हम आगे चलते हैं। अब जब हम आगे आते हैं तो आगे हमारे पास क्या बात हो रही है? आगे हमारे पास बात हो रही है कि देखो हम वर्चुअल मेमोरी को जरा सा पढ़ लेते हैं कि वर्चुअल मेमोरी ने क्या बात बोली। क्या ये वही बात बोल रहा है जो सर आपने पढ़ाई है? इफ रैम इज completely utilized for processing of the data, there is still more data in a queue, we utilize virtual memory. Basic concept behind virtual memory is RAM plus swap space on the hard drive। रैम और अगर आपके स्वैपिंग स्पेस, यानी कि वो स्पेस जिसके ऊपर आप मूवमेंट कर सकते हैं, अगर वो स्पेस अवेलेबल है, तो दैट इज नोन एज अ वर्चुअल मेमोरी। बेनिफिट्स मैंने आपको पास बता दिए कि क्या है भाई। प्रोग्रामर लॉन्गर देन द फिजिकल मेमोरी कैन स्टिल बी एग्जीक्यूटेड। फिजिकल मेमोरी से मतलब यहाँ पे आपके पास इनका क्या है? रैम है। क्या है आपके पास इसमें? रैम है। ठीक है। नो नीड टू वेस्ट मेमोरी विद डाटा नॉट बीइंग यूटिलाइज। आपको मेमोरी वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है, आपके पास वो मेमोरी से इस्तेमाल होगी जो आपके पास यूटिलाइज हो रही है, दैट आपके पास मेमोरी स्पेस वेस्ट नहीं होती। नो नीड टू बाय द एक्सपेंसिव रैम। इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास देखो ये वाली इमेज थी, अगर आप बोलते भाई 5 स्लॉट का डाटा है, यानी 5 पेशेंट हैं, तो आप उसके लिए एक नया डॉक्टर थोड़ी हायर करेंगे, वो तो आपको ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। तो आपने उसके लिए क्या बनाया, एक वेटिंग एरिया बनाया। सिमिलरली जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे भी वो यही बात बोलता है कि भाई आपको रैम जो है वो एक्सपेंसिव पड़ती है। जब हम 4 GB की रैम लेने जाते हैं या 8 GB की रैम लेने जाते हैं, हमें तकरीबन वही कॉस्ट पड़ जाती है जो आपके पास एक पर्टिकुलर एसएसडी या पर्टिकुलर एचडीडी जो कि आपका 256 या 512 MBs की, सॉरी जीबीस की आपके पास होती है। तो डेट इज द स्टफ की जब हम बात करें किस चीज की, वर्चुअल मेमोरी की, तो वर्चुअल मेमोरी आपके पास इस कॉन्सेप्ट से जब आती है तो आपका हार्डवेयर की कॉस्ट आपके पास कम हो जाती है। किसकी कॉस्ट कम हो रही है आपके पास, हार्डवेयर की कॉस्ट आपके पास यहाँ पे काफी ज्यादा कम हो जाती है। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं किस चीज के ऊपर, डिस्क थ्रैशिंग के ऊपर। अब डिस्क थ्रैशिंग आपके पास क्या चीज, जब मैं बात करता हूँ डिस्क थ्रैशिंग की, तो डिस्क थ्रैशिंग आपके पास बोलता है कि देखो जब हमारे पास ये वाला कॉन्सेप्ट हो रहा था कि आपके पास स्वैपिंग हो रही थी, तो ऑब्वियसली स्वैपिंग को इंस्ट्रक्शंस कौन देगा, स्वैपिंग को इंस्ट्रक्शन सीपीयू से आ रही होंगी। तो डिस्क थ्रैशिंग आपके पास ये होती है कि आपके पास बहुत ज्यादा डाटा क्या हो जाए, आपके पास इन और आउट होना शुरू हो जाए, यानी आपके पास हार्ड ड्राइव से रैम और रैम से सीपीयू बहुत ज्यादा डाटा होना शुरू हो जाए, यानी कि आपका सीपीयू ज्यादातर किसमें बिजी रहे, आपका रीड और राइट ऑपरेशन करवाने के अंदर अगर बिजी रहता है, तो ये चीज क्या कहलाती है, आपके पास डिस्क थ्रैशिंग कहलाती है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जो ये आपके पास इतनी ज्यादा आपके पास रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म होने शुरू हो जाते हैं कि जो सीपीयू का एक्चुअल काम होता है दैट इज एग्जीक्यूशन ऑफ द डाटा, जो आपके पास क्या है, एग्जीक्यूशन ऑफ द डाटा, जो कि एक्चुअल काम है, ये एक्चुअल काम तो खत्म हो जाता है। ये एक्चुअल काम की तो आपके पास जो है टाइम ही नहीं मिलता, वो रीड एंड राइट ऑपरेशन इतना ज्यादा करवाने लगता है कि आपके पास जब एक्चुअल काम नहीं होता, सिस्टम क्या हो जाता है, हॉल्ट हो जाता है, यानी कि सिस्टम रुक जाता है। अब जब सिस्टम रुक जाता है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं थ्रेश पॉइंट। क्या बोल रहे हैं हम इसको, थ्रेश पॉइंट आपके पास हम इसको बोल रहे होते हैं। क्या ये बात क्लियर हो जाती है, मास एंड मनी बेटा? सर एक बार फिर से रिपीट कर देंगे? सर ये तो थ्रेश पॉइंट दोबारा रिपीट कर दीजिए। दोबारा से कर लो। तुम क्या बोल रहे थे मुनी, मुझे तुम्हारी आवाज समझ नहीं आई, यही बात बोल रहे थे थ्रेश पॉइंट? नहीं सर, डिस्क थ्रैशिंग। डिस्क थ्रैशिंग दोबारा बता दूं, अच्छा तो तकरीबन दोबारा पूरा कॉन्सेप्ट। भाई देखो हमारे पास ये हार्ड डिस्क ड्राइव है, ये हमारे पास रैम है। हमने बोला कि सर आपका जैसी स्लॉट अवेलेबल होगा ये यहाँ पे डाटा चला जाएगा। अब ये जो डाटा जा रहा है इसको भी तो कोई ना कोई चीज सिग्नल प्रोवाइड कर रही है, ये कौन सी चीज होगी जो सिग्नल प्रोवाइड कर रही है, डेट इज द सीपीयू। तो डिस्क थ्रैशिंग आपके पास ये होती है कि आपके पास सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाएं जो कि रीड एंड राइट ऑपरेशन, ये जो डाटा यहाँ पे जा रहा है, पहले यहाँ से रीड हुआ और यहाँ पे जाके राइट हुआ, फिर यहाँ से रीड हुआ और सीपीयू में आके राइट हुआ। तो ये सीपीयू में रीड एंड राइट अगर ऑपरेशन करवा रहा है तो दैट इज नोन एज डिस्क थ्रैशिंग। और एक टाइम ऐसा आता है कि सीपीयू इतना ज्यादा बिजी हो जाता है ये रीड एंड राइट ऑपरेशन करवाने में कि जो उसका एक्चुअल काम है दैट इज एग्जीक्यूशन ऑफ डाटा, क्या काम है उसका, एग्जीक्यूशन ऑफ डाटा, जो कि उसका एक्चुअल काम है, वो एग्जीक्यूशन ऑफ डाटा की वजह से आपके पास क्या होगा, उस एग्जीक्यूशन ऑफ द डाटा की वजह से आपके पास जो है वो आपका सिस्टम जो है हॉल्ट हो जाएगा, सिस्टम रुक जाएगा। ऐसे टाइम को, ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ऐसी चीज को हम बोलते हैं थ्रेश पॉइंट। क्या बोलते हैं हम इसको, ऐसी चीज को थ्रेश पॉइंट कह रहे होते हैं। इज दैट क्लियर, इज दैट अंडरस्टूड, यहाँ तक कोई मसला? जी सर, अपनी। दोनों बच्चों को नहीं समझ में आई, कोई मसला नहीं है, दोबारा बता दूंगा। ओके। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, एज अ मेन मेमोरी इज filled, more data needs to be swapped in and out of the virtual memory, leading to more read and write head movements। ठीक है। थ्रेश पॉइंट आपके पास क्या है, a point where execution is halted as the system is too busy sending data in and out of memory rather than doing an actual execution। क्लियर हो गया यहाँ तक की बात, कोई मसला तो नहीं है यहाँ तक? नहीं सर, नहीं क्लियर सर। है। ओके फेयर एनफ। उसके बाद आप क्या आ जाते हैं मेजरमेंट्स ऑफ द डाटा स्टोरेज के ऊपर। अब मेजरमेंट्स ऑफ द डाटा स्टोरेज के अंदर जब मैं बात करता हूँ तो मेजरमेंट्स ऑफ द डाटा स्टोरेज के अंदर आपके पास हमारे पास कुछ चीजें आ जाती हैं। बिट, बिट क्या चीज होती है, हम एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। बिट आपके पास क्या चीज होती है, हमेशा याद हो बिट क्या होता है? मुझे आवाज नहीं आई, अगर मास कुछ बोले तो मुझे आवाज नहीं आई है बेटा। अम,
अच्छा मैं हर दफा बच्चों से पूछता हूँ, हर दफा बच्चे भूल जाते हैं। लिखो, छापो। क्या चीज होती है बिट? सर वो जीरोस और वन। हाँ तो उसको हम डिफाइन ऐसे थोड़ी करेंगे, बम थोड़ी मारना है बेटा एग्जामिनर के ऊपर। इंग्लिश में जवाब मांग रहा है एग्जामिनर। ये मैं लेजर लाइट से लिख रहा हूँ, वो ये रिमूव हो जाएगा, इसको कॉपी डाउन कर लो प्लीज। ओके। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मेमोरी दैट कैन बी प्रोसेस बाय अ सिस्टम। मेमोरी का वो सबसे छोटा हिस्सा दैट कैन बी इधर अ वन और इट कैन बी इधर अ जीरो, जो कि तुमने अभी बात की। वो सबसे छोटा हिस्सा मेमोरी का जो कि आपके पास प्रोसेस हो सकता है, जिसको माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेस करवा सकता है, दैट इज नोन एज अ बिट। उसको हम क्या बोलते हैं प्यार से? हम उसको बिट कहते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई दोनों बच्चों को? सर एक बार फिर से बोलिएगा। मेमोरी का वो सबसे छोटा हिस्सा मेरा बेटा जो कि प्रोसेस हो सकता है, जो कि सिस्टम जिस चीज को प्रोसेस करवा सकता है, वो आपके पास क्या कहलाता है? वो आपके पास बिट कहला रहा हो। गॉट इट? यस। ठीक है, फिर अब आगे चलते हैं आपके पास। जब मैं ऐसी 4 बिट्स को मर्ज करता हूं तो मेरे पास क्या बनता है? एक निबल बनता है। नॉर्मली निबल्स के ऊपर हम लोग बात नहीं करते हैं। हम ये बात बोल सकते हैं कि हेक्सा का एक कैरेक्टर जो होता है, क्योंकि हेक्सा कितनी बिट्स पे काम करता है याद है? हेक्सा कितनी बिट्स पे काम करता है? 10 नहीं 16। हेक्सा 4 बिट्स पे काम करता है भाई। हेक्सा काम करता है 4 बिट्स पे। जो 16 बोल रहा हूँ मेरा बच्चा, 16 होती है उसकी बेस। याद आया? जब हमारे पास कोई हेक्सा नंबर होता है, यानी फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ A29 लिख रहा हूँ, तो इसमें से A आपके पास 4 बिट्स पे आ गया 1010, 2 आपके पास 4 बिट्स पे आ गया 0010, 9 आपके पास अगेन 4 बिट्स पे आ गया, सॉरी 1001। तो हर एक कैरेक्टर आपके 4 4 बिट्स के ऊपर होता था। ये जो 4 बिट्स होती है ना, ये कहलाती है आपके पास एक निबल। ठीक है। देन आपके पास क्या होता है? 8 बिट्स को अगर मैं मर्ज कर देता हूँ, वो बनता है एक बाइट। अब आपके पास नॉर्मली जब आप लोगों ने ओ लेवल्स करा, ओ लेवल्स के अंदर आपने वर्ड सुने कीबी बाइट, मीबी बाइट, जीबी बाइट एंड टीबी बाइट, ये वाले वर्ड सुने। और आपको ये बात टीचर ने समझा दी कि भाई आप जो भी आपके पास यूनिट कन्वर्जन होगी, चाहे आप एक पर्टिकुलर एमबी से जीबी में जा रहे हो या जीबी से मीबी में आ रहे हो, तो आपने कोई भी डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन किससे करनी है? 1024 से करनी है। आपने 1000 का कोई मामला नहीं करना है। आपने 1000 का कोई मामला नहीं करना। 1000 हैज बीन ऑब्सोलेटेड। 1024 आपके पास क्या है? 1024 इज अ न्यू ऐसा यूनिट, और हम इसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। अब पास पेपर में एक सवाल आता है, एएस के पास पेपर के अंदर एक सवाल आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1 GB एंड 1 GB बाइट? मेरे ख्याल में जीबी था या मीबी था, कुछ इस तरह से था। ठीक है, तो इन दोनों में क्या फर्क है? तो हम ये लिखते हैं इसका जवाब, 1 GB के अंदर आपके पास क्या होते हैं? 1000 बाइट्स होते हैं। क्या होते? सॉरी, 1000 मेगाबाइट्स होते हैं। 1 GB के अंदर 1000 मेगाबाइट्स हैं, जबकि 1 GB बाइट के अंदर आपके पास क्या है? 1024 मीबी बाइट्स हैं आपके पास। 1024 मीबी बाइट्स हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं दैट जीबी वाला जो सिस्टम चलता है, या एमबीज वाला जो सिस्टम चलता है, या केबीज वाला जो सिस्टम चलता है, वो 1000 बाइट्स पे चलता है। जबकि आपके पास कीबी बाइट, मीबी बाइट, जीबी बाइट, ये वाला जो सिस्टम चल रहा है आपके पास, ये सिस्टम किस पे चल रहा है? 1024 के ऊपर चल रहा है। इज दैट क्लियर? कोई सवाल यहां तक? कोई इशू यहां तक? एनी क्यूरी टिल नहीं हियर? सर, क्लियर है। दोनों बच्चों क्लियर को? नहीं आगे नहीं। फिर फाइल साइज की आपके पास कैलकुलेशन आ जाती है। फाइल साइज की कैलकुलेशन आपके पास किस तरह से होती है? जब भी मैं इमेज की बात करता हूं तो इमेज का फॉर्मूला होता है इमेज रेजोल्यूशन इन पिक्सल्स। आपको नॉर्मली दिया होता था कि भाई 500 पिक्सल इंटू 300 पिक्सल की इमेज है आपके पास। ठीक है। उसके बाद कलर टाइप बताई जाती थी कि भाई इमेज आपके पास 8 बिट कलर के ऊपर है, या आपके पास 16 बिट कलर्स के ऊपर है। तो वो आपके पास बताई जाती थी। इसके हम ऑब्वियसली ये क्वेश्चंस करेंगे।